हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ वायरल हो रहा था, वो न्यूज़ जो है पूर्णतः गलत है, झूठा है। और कल जो है आयोग ने अपने वेबसाइट पर जो है खुद जो है ये बताया है कि जो ये न्यूज़ था वो पूर्णतः गलत है और इसकी कोई सूचना नहीं है। तो आप जो है भ्रामक न्यूज़ों में ना पढ़ें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करें। ऐसे जो भ्रामक न्यूज़ होते हैं, भ्रामक तत्व होते हैं, वो आपको विचलित करने के लिए होते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, जिससे कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। ये इस एक तरह से ये ट्रैप होता है ताकि आपको जो है भटकाने के लिए। तो ऑथेंटिक न्यूज़ जब भी कोई एग्जाम डेट का सूचना आएगा तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, और इसमें यह एलटी ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? एन कापरनिकस, आई न्यूटन, हेरोडोट्स या फिर अरस्तु ने? तो यह प्रस्तुत किया था एन कापरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं जियो सेंट्रिक व्यू। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसके चक्कर सभी आकाशीय पिंड लगाते हैं का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। और जो एक होता है हेलियोसेंट्रिक व्यू, कापरनिकस ने सर्वप्रथम 1543 में सिद्ध किया कि सूर्य केंद्र में है तथा सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इसे सूर्य केंद्र सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर जीवमंडल? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा विद्यमान ऑक्सीजन का भंडार है वो है स्थलमंडल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे कितना ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसमें जो है स्थलमंडल है। विभिन्न मंडलों में ऑक्सीजन की मात्रा इस तरह से मिलती है। जैसे वायुमंडल में 20.9%, यानी कि वायुमंडल में कितना है 20.9%। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जलमंडल में जो पाई जाती है, इसमें पाई जाती है 33%। जलमंडल में O2 33%। जीवमंडल में O2 आपकी पाई जाती है 22%। और स्थलमंडल में पाई जाती है 46%, यानी कि 46.6%। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म संक्रांत के बारे में निम्न कथनों पर पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो बताना आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य कर्क रेखा पर होता है और सूर्य मकर रेखा पर होता है, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यानी कि 1 और 3 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए देखते हैं, जो ग्रीष्म संक्रांत होती है इसको उत्तर अयनांत भी कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है, और रात क्या होती है? रात सबसे छोटी होती है। इस दिन कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सूर्योच्च या फिर अपसौर। ये होता है 4 जुलाई को। एक अपसौर होता है और एक होता है उपसौर। ठीक है, तो उपसौर जो होता है वो होता है 3 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो होता है सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो दूर वाले को अपसौर और नज़दीक वाले को उपसौर। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर निर्यात? तो कौन सा है? यह है तृतीयक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? डैन्यूब, राइन, वोल्गा या फिर एल्ब? तो सबसे उपयुक्त कौन सी वो है? राइन नदी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो राइन नदी है इसका यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नदी विश्व का व्यस्तम जलमार्ग भी है, जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। यानी कि राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। कोयला नदी। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि कोयला नदी के नाम से किसको जाना है, तो वो जाना है राइन नदी को। मरमरा सागर जोड़ता है एजोब
के साथ काला सागर को, एजियन सागर के साथ काला सागर को, एड्रियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर को, या फिर बाल्टिक के साथ उत्तरी सागर को। तो मरमरा सागर जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित हैं? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में, या फिर उत्तरी भाग में। तो भारत के किस भाग में जो दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित हैं वो है दक्षिण पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तो इस तरह से ये राज्य जो हैं, और इनका जो क्षेत्रफल है लगभग जो है 89,000 यानी कि समथिंग 90,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के आसपास है इनका क्षेत्रफल। यह विषम पठार हैं जिसे दो इकाइयों में बांटा गया है। एक है दंडकारण्य उच्च भूमि और एक है दंडकारण्य घाट। उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत बस्तर का पठार तथा घाटों के अंतर्गत कालाहांडी का पठार सम्मिलित है। ये भी आपको नोट कर लेना है। भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? आपको भली भांति पता है, माउंट ब्यूलर, माउंट कोयोब, बैरन द्वीप या फिर सैंडल पीक। तो कौन सा है? ये है बैरन द्वीप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, पाट क्षेत्र अवस्थित है मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में, या फिर छोटा नागपुर पठार में। तो जो पाट क्षेत्र स्थित है वो है छोटा नागपुर पठार में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है? रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, परत अपर्दन, या फिर अस्फाल अपर्दन। तो ये होता है अवनलिका अपर्दन के थ्रू। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, बराकर, इंद्रावती या फिर दामोदर। तो यह स्थित है इंद्रावती नदी पर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, और ये भारत के नियाग्रा की संज्ञा इसको दी जाती है। आपको पता ही है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी आती है? ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पर आती है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्रम देख लीजिए। नाइट्रोजन है 78 पॉइंट यानी कि N2O, N2 है 78.08%, और आपका O2 है यानी कि ऑक्सीजन है 20.95%। इसके बाद आर्गन है AR जिसे बोलते हैं 0.93%। इसके बाद अन्य सारी गैसें हैं। समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? बुलार्ड, मैकेंजी, हैरी हैंस या फिर मॉर्गन ने। तो यह किया था हैरी हैंस ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? तो यह करता है 90 से 95 से 150 डिग्री, 100 से 155 डिग्री, 105 से 145 डिग्री, या फिर 105 से 155 डिग्री। तो यह प्रदर्शित करता है 105 से 145 डिग्री के मध्य। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बोमैन, हासोफर, मैकिंडर या फिर रेटजल के द्वारा। तो यह जो है प्रतिपादित किया गया था रेटजल के द्वारा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और रेटजल ने अपने राजनीतिक भूगोल नामक ग्रंथ में राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन किया था, जिन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना है। उनके मतानुसार राज्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वह सतत प्रगतिशील बना रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं, जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र में भी कार्यरत है। फसल का और पशुपालन का संयोजन, या फिर किसान खेती के पारंपरिक तकनीकी का उपयोग करता है। तो क्या है? फसल और पशुपालन का संयोजन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1989 में योजना आयोग अब नीति आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया था? 12, 13, 14 या फिर 15। ये क्या था? 15 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये कौन कौन से थे? आइए देख लेते हैं किस आधार पे किया था। तो इसका जो आधार था ये क्या था 1989 में? आपको पता ही है। जो इसका आधार था वो था
मृदा का प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधन आदि। जो सामान्य कृषि जो है वो जलवायु कारकों को बनाया जाता है। एक तरफ आदिवासी दिया है, एक तरफ उनका निवास स्थान दिया गया है। याकूत, याकूत कहाँ रहते हैं? याकूत होते हैं आपके साइबेरिया में, तो ये साइबेरिया हो जाएगा। बद्दू, बद्दू मिलते हैं आपके सऊदी अरब में। मसाई, मसाई मिलते हैं आपके केन्या में। और लैप्स मिलते हैं स्कैंडिनेविया में। तो ए का चार केवल एक ही में दिया गया है, बी में दिया गया है, तो इस तरह से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? गंगा, यमुना, दोआब, भाबर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश या फिर मालाबार तट। तो ये पाए जाते हैं पहाड़ी प्रदेशों में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण है? निर्माण कार्य, रेशम कीट पालन, खुदरा और थोक व्यापार, शोध यानी कि अनुसंधान। तो क्या है? ये है जो चतुर्थक है वो शोध अनुसंधान, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है डोलड्रम, अश्वच्छांस, व्यापारिक पवन क्षेत्र या फिर पछुआ हवाएं। इसको जाना जाता है अश्वच्छांस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यह 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। किसकी डिग्री? 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पाया जाता है। और मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में अत्यधिक कठिनाई होती थी, इसलिए जलयानों को हल्का करने के लिए कई बार घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इस कारण इस पेटी का नाम अश्वच्छांस पड़ा। ये भी एक अपने आप में यूनिक एडिशनल पॉइंट है, आपको इसको जानना चाहिए। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है? थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन, हेलोस्फीयर या फिर हेलोक्लाइन। तो ये क्या है? यह है थर्मोक्लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयला और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें नामक यानी कि कौन सी चट्टान पाई जाती है? नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है रूपांतरित, अवसादी, जैविक, अजैविक या फिर अग्नेय। ये कौन सी है? अवसादी है। जब आपको पता होगा जो अवसादी चट्टानें होती हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवसादों से ही आपको तेल और कोयले का उत्पादन हो सकता है। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेडरिक रेडजेल, रिचथोफेन, ग्रिफिथ टेलर या फिर एलर चर्चिल सैम्पुल ने। तो इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद। बेसिकली जो रुको और जाओ निश्चयवाद है, इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी कि प्रकृति का जो है मनुष्य पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं है, ठीक है। उसी तरह से न मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है, दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक संबंध है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। इस तरह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। थीमेटिक मानचित्र क्या प्रस्तुत करता है? विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है, अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहु विषय वस्तुओं को दर्शाता है, या फिर क्षेत्र की सतही विशेषताओं को चित्रित करता है। तो क्या है ये? विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है, अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है। तो 1, 2 और 3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन गलत है। सूची दो से मिलाना है, एनीमोमीटर है, सेंस स्टैम्प है, बताना है कौन सा किससे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जो एनीमोमीटर है यह क्या करता है? वायु की गति की मापी जाती है, यानी कि एनीमोमीटर वायु की गति मापी जाती है, यानी कि हवा की गति। सैम स्टैम्प क्या होता है? जहाज़ों से आकाशीय पिंडों की स्थिति का निर्धारण, यानी जहाज़ों से आकाशीय पिंडों की स्थिति का निर्धारण। क्लाइनोमीटर क्या है? क्लाइनोमीटर जो है आपका है ये है ढाल का कोण मापा जाता है क्लाइनोमीटर से। और रडार क्या है? गतिमान स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4 किस में है? ए का 3, बी का 4 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट किताब लिखी थी? हम्बोल्ट, रेडजेल, रीटर या फिर सैम्पुल ने? ये लिखा है सैम्पुल ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो क्या हैं? इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ये तो पहला पुस्तक है। अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशन, ये दूसरी पुस्तक है।
और जो तीसरी पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन। 3 पुस्तक इनकी हैं, तीनों को आप रट लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, आने की संभावना पूरी पूरी है। जिस प्रकार वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है, वह है भूमध्यरेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, या फिर बोरियल वन, या फिर शीतोष्ण वन। ये क्या है? यह है बोरियल वन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी मैकिंडर द्वारा, हमबोल्ट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा, या फिर टालमी द्वारा। तो की गई थी हमबोल्ट के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन रहे हैं आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। भूगोल की ये प्रैक्टिस सेट है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।